हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को बात करनी थी। कल मैंने बांग्लादेश बता दिया था। आज बात करनी थी, मैंने बताया था कि बांग्लादेश के आपके नॉर्मली क्वेश्चन भी हो गए थे। इसमें मैंने बताया था 1971 का युद्ध बताना था ना, कि बांग्लादेश बना कैसे 1971 में। क्योंकि ये 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश है आज, ये क्या था आपका? पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है। तो 1971 में ऐसे क्या हुआ कि ये बांग्लादेश एक नया देश बन गया? तो गौर से समझिएगा, जब भारत का विभाजन 1947 ईस्वी को हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को दो देश बने, मतलब एक देश बना पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को दूसरा देश बना भारत। ठीक है। जो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की बाउंड्री, मतलब भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइड किया था, वो कौन था? रेड क्लिफ था। रेड क्लिफ एक आदमी था, उसने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, बहुत बदतमीज टाइप का आदमी था, बंटवारा भी ढंग से नहीं करना आता था उसको। उसने क्या किया कि उसने मैप उठाया। मैप उठाने के बाद देखा कि इन दोनों इस रास्ते में कहां कहां पे थाने आते। थाना जैसे आज भी अपना थाना होता है ना, चौकी जिसको कहते हैं, तो उन्हीं चौकी को पॉइंट आउट किया और उन्हीं को ऐसे मिला दिया, और इधर भी उन्होंने यही काम किया। और क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया कि भाई इधर का पाकिस्तान हो गया, उधर इंडिया हो गई, इधर बांग्लादेश हो गया, और बीच में जो भी बचेगा वो इंडिया कहलाएगा। अब हुआ क्या कि बात गौर से समझना, मुसलमान दोनों तरफ रह रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान में भी थे और पश्चिमी पाकिस्तान में थे। आज प्रेजेंट टाइम का जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था 1971 के पहले। 1971 के बाद वो क्या कहलाने लगा? पाकिस्तान कहलाने लगा। और 1971 के पहले जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, उसी को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश कहलाता है। इतनी चीज पता हो गई। चलो, अब बात हुई यहाँ पे कि जब बंटवारा हो गया, तो अच्छा एक बात बताओ, 1947 से 1971 तक के बीच का समय लगभग लगभग कितना होता है? आप बताओ जरा सा। मान लो कि 50 इधर, 5 2 7 20 1 21 और 3 23 24 साल या 25 साल का एक हिसाब से मान के चलो, 24 साल का मान के चलो समय होता है। इस 24 साल में जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश का है आज, बांग्लादेश के लोगों को बहुत ही तुच्छ समझते थे। तुच्छ समझने का मतलब ना, थे दोनों लोग मुस्लिम ही, दोनों क्या थे? मुस्लिम ही थे भाई। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई और लोग रहते हो, दोनों ही एक ही धर्म के लोग रहते थे। पर पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ के लोग कहते थे कि हम लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं, आप लोग कम श्रेष्ठ हो। कौन बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान वाले। ना तो इनको सही से सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, ना सही से यहाँ पे इनकी पावर जनरेट की जाती थी। कि मतलब जैसे मान लो यही नॉर्मल अपने यहाँ का, देखो संसद व्यवस्था अपने यहाँ की जैसी थी वहां पे। यहाँ के विधायकों को भी, मतलब जैसे हम लोग यहाँ के विधायक और सांसद होते हैं, यहाँ वैसे भी यहाँ पे होते थे, तो वहां पे बोलने तक नहीं दिया जाता था वहां की संसद पे। ठीक है। तो यहाँ के लोगों के साथ इन्होंने बहुत गंदा बर्ताव करते थे। क्या करते थे? गंदा बर्ताव करते थे। मतलब किसी भी चीज में उनको इंटरफेयर नहीं, सारा डेवलपमेंट ध्यान किधर दिया जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान की ओर। मतलब इसको ऐसे लावारिस छोड़ दिए थे, और इससे जो भी मुनाफा हो रहा था वो सारा कौन ले रहा था? पश्चिमी पाकिस्तान। और डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या, 1971 में क्या हुए? चुनाव हुए। 1971 में क्या हुए? चुनाव हुए। और देखो गौर, चुनाव जो अचंभा वाली बात है, यहां से खड़े हुआ जो सांसद था, ये यहां से प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए, वो जीत गया। और यहाँ का जो खड़ा हुआ था इधर की साइड का, वो हार गया। अब बात गौर से समझना, यहीं से पूरी 1971 के बांग्लादेश बनने की न्यू यहीं से चालू हुई। जैसे ही यहाँ का जीत गया, यहाँ के जो जीते थे उनका नाम मुजीबुर रहमान था। क्या था? क्या नाम था उनका? मुजीबुर रहमान करके था, शेख मुजीबुर रहमान था। ठीक है। जो प्रेसिडेंट में शेख हसीना है ना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ये किनकी पुत्री है? ये मुजीबुर रहमान की ही पुत्री है। ठीक है। तो बात गौर से समझना। अब ये क्या हुए कि ये यहाँ पे गए शपथ लेने, क्योंकि संसद कहाँ थी इनकी? पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी। तो यहाँ पर गए संसद। अब देखो कितनी घृणित मानसिकता वाले लोग हैं। यहाँ पे गए, यहाँ का मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है शपथ लेने, यहाँ बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद क्या कर लिया? इसको जेल में डाल दिया। किसको?
शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, अब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, अब आप ही बताओ अगर मोदी जी को कोई बंदी बना ले तो भारत की जनता उखड़ेगी कि नहीं उखड़ेगी? कैसे भी हो हमारे प्रतिनिधित्व है कि नहीं, तो हमें उनको ध्यान देना है। अब यहाँ के लोगों ने जिता के भिजवाया कहाँ पे कि जाइए आप संसद में बैठिए और पूर्वी पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगवाइए, सड़कें बढ़िया कीजिए, सुख सुविधाएं लाइए। लेकिन वहां पे गए तो वहां के लोगों ने क्या किया, सेना लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ कि मतलब पूरे देश में, पूर्वी पाकिस्तान में पूरी तरीके से क्या हो गया, दंगा फसाद चालू हो गया। मतलब जो भी सैनिक थे, जो भी सरकार के लोग थे, उनको दौड़ा दौड़ा के मारना चालू कर दिया। कहाँ के लोगों ने? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने। ठीक है, अब बात यहीं पे समझना। अब जैसे मान लो कि इनके प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तो वहां के सरकारी कर्मचारियों को ढो ढो के मार रहे थे। कहाँ के लोग? पूर्वी पाकिस्तान के। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को ये चीज खाली, तो उन्होंने क्या किया जानते हो? अपनी आर्मी उतार के 30 लाख लोगों को कटवा दिया। कितने लोगों को कटवा दिया इन्होंने? 30 लाख लोग। 30 लाख लोग जानते हो कितने होते हैं? लाशें गिनते गिनते आपकी आंखें थक जाएंगी। खड़े कटवा दिया। और 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार। और इतना मतलब हैवानियत जिसको कहते हैं ना, वो ये लोग कर रहे थे अपने खुद के देश में। सोचो अगर हम लोग होते, बाई चांस हम लोगों का देश किसी हिसाब से कमजोर होता, तो सोचो हम लोगों के साथ ही क्या करते जब अपने ही देश में लोग इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो 4 लाख महिलाओं का रेप किया। और रेप भी कैसे करते थे? माँ बाप भाई बहन सबको घर परिवार में बैठाल के और लड़की के सामने रेप करते थे। और बाप को मारते थे, कहते थे तुम भी करो, भाई को मारते थे, कहते थे तुम भी करो रेप। सोचो कितनी घृणित मानसिकता रही होगी इनकी। तो वहां के लोगों ने जब पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने जुर्म करना चालू किया, 30 लाख लोगों को मार दिया और 4 लाख महिलाओं का रेप कर दिया, तो वहां के लोग जानते हो क्या किए? वहां के लोग बांग्लादेश से या पूर्वी पाकिस्तान से कहां घुसने लगे? इंडिया में। जबरदस्ती इंडिया में घुसने लगे। एक डर होता है ना कि भाई अगर आप किसी की पूछे बिना पूछे किसी की सरहद में गए तो वहां के सैनिक क्या कर देते हैं? गोली मार देते हैं। ये रूल होता है कि आप अगर बिना परमिशन के, बिना पूछे, अगर बाउंड्री के एक निश्चित लाइन होती है, अगर उसके पार आ गए तो आपको बिना कुछ कहे गोली मार दी जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ, वहां पर भी मारे जा रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान में भी मारे जा रहे थे और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। तो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की गोली से ही मरे, हिंदुस्तानियों की गोली से मरे। तो उतनी समय प्राइम मिनिस्टर हमारी आयरन लेडी जिसका नाम इंदिरा गांधी था, वो बैठी हुई थी कहां पे? बाहर। उनको आयरन लेडी कहा जाता, बहुत ढीठ महिला थी। महिला वैसे भी ढीठ होती, जिद कर लेती है तो उनको चाहिए सामान, वो आप मान के चलिए। तो आपका इंदिरा गांधी भी क्या थी? ढीठ थी। उनको आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी में ना लोहे की महिला, बहुत सख्त थी। तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख शरणार्थी कहां पे आ गए? भारत में घुस गए। अब एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सोचो जरा सा, 10 लाख लोगों को और यहाँ पे रख दिया जाए, क्या अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? कोई किसी के घर में घुसेगा या फिर नहीं भी घुसेगा तो जहां खाली मैदान होगा वहां पे टेंट लगाएगा, दलिद्दर फैलाएगा, काफी कोई खाना खा के इधर ही डाल दिया, बहुत सारी चीजें होती है। अस्त व्यस्त वहां की क्या हो जाती है? अर्थव्यवस्था वहां की अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इंदिरा गांधी सारी चीजें देख रही थी और इंदिरा गांधी को देखो, भारत को कहीं ना कहीं ये चीज तो दिमाग में खटकी रही थी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से हमें टॉर्चर करेगा। भाई वो इधर से भी टॉर्चर करेगा और इधर से भी टॉर्चर करेगा। अब भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि इस जो चिंगारी खुद पाकिस्तान ने लगाई है, इस चिंगारी को हम लोग एक आग के रूप में बदल देते हैं, जिससे दोनों अलग हो जाए, ये देश अलग हो जाए, ये देश अलग हो जाए। तो जब दो देश अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों तरफ से हमें टॉर्चर नहीं करना पड़ेगा। तो आज वहीं पे देखो, बांग्लादेश की तरफ हम लोगों को बहुत मैत्रिक संबंध है, बहुत प्यार से हम लोग रहते हैं एक दूसरे से, और लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है। वहां पे हम लोग केवल नाम मात्र सैनिक रखे हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान और चाइना की तरफ देखो, हम लोगों के आधे से ज्यादा सैनिक उधर ही डिप्लॉय रहते हैं। ठीक है, और सोचो अगर प्रेजेंट टाइम में दोनों पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान होते तो क्या हाल होता? कितनी सैन्य व्यवस्था बढ़ानी पड़ती। और सैन्य व्यवस्था होनी चाहिए नो डाउट एक देश के पास, लेकिन सैन्य व्यवस्था उतनी होनी चाहिए जिसमें केवल काम चल सके। ज्यादा आप सैन्य व्यवस्था में खर्चा करोगे तो अन्य चीज से आपको काटना पड़ेगा, मतलब आपका देश का डेवलपमेंट रुकेगा। आप सड़कों में पैसा नहीं लगा पाओगे, बिजली कनेक्शन नहीं दे पाओगे, सब्सिडी नहीं दे पाओगे, गैस सिलेंडर सही से नहीं जा पाएंगे, तो ओवरऑल पूरी जनता का जो विकास है, विकास की दर घट जाती है।
तो सोचो हम लोगों की विकास की दर आज जहां भारत है इससे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ होता अगर 1971 का युद्ध ना हुआ होता तो। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीजें पूरा अर्थव्यवस्था मतलब अस्त व्यस्त हो रही थी। कहां पे? 1971 में इस एरिया में इतना ज्यादा बवाल था कि पूरी दुनिया टक टक निगाहें लगाए देख रही थी हम लोगों के ऊपर कि अब आगे क्या होने वाला है। अब आयरन लेडी जो हमारी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि 10 लाख लोग हमारी टेरिटरी पे घुसे हुए हैं, ये तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक पूर्वी पाकिस्तान पे शांति बहाल नहीं हो जाती। उसका एक ही कारण है, उसका एक ही मतलब उपाय है कि हम अपनी फौज भेज के यहाँ पे जो पाकिस्तान की फौज है उसको मार गिराए या फिर उसको मार के भगाए यहां से, क्योंकि वही तो जुर्म कर रही थी। बड़ी दुविधा। इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा करते हैं हम अपनी सेना भेजते हैं। रीजन ये कि कहीं ना कहीं है तो हमारे ही बच्चे, लोग हमारे ही तो हैं। भले ही 1947 में बंटवारा हो गया लेकिन 1947 के बाद हम लोग एक थे, 1947 के पहले तो हम लोग एक ही थे ना। तो उन्होंने क्या किया कि जनरल थे हमारे जो हमारे फील्ड मार्शल थे मानिक साहब थे फील्ड मार्शल उस समय, मतलब सेना के सर्वोच्च अधिकारी के कौन थे? फील्ड मार्शल। उनको बुलाया किसने? आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने। और उन्होंने कहा मार्च का महीना चल रहा था, मार्च का महीना था 1971 में, कौन सा था? मार्च का महीना चल रहा था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, भारत की सेना को तैयार कीजिए, हम पूर्वी पाकिस्तान पे अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। मानिक शाह ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अभी युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी बहुत मतलब लेडी ही थी, आयरन लेडी कहा जाता है, क्यों नहीं भेज सकते भाई, रीजन बताओ उसका। तो उन्होंने कहा कि देखो 2-3 कंडीशन है, मार्च है, अप्रैल तक हम लोग अपनी सेना भेजेंगे, भाई महीना भर लग जाते हैं पूरी चीज की तैयारी करते हुए, हर जगह सेनाएं बटी होती है, उनको एक जगह लेके आना, फिर बैकअप तैयार करना, प्लान बनाना, 1 महीना लग जाता है सारी चीजों में, खाने पीने की व्यवस्था करना, सेना की सारी चीजें। तो उन्होंने कहा देखो अप्रैल आ जाएगा, और मार्च, अप्रैल और मई के लास्ट और जून की शुरुआत में बारिश चालू हो जाती है। कहां पे? यहाँ पे। और ऑलरेडी आपको ये पता होगा कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है, तो बांग्लादेश में ऑलरेडी पानी की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है। अब जब पूरे भारत में मानसून टकराएगा तो सोचो वहां पे बाढ़ आ जाती है, बांग्लादेश में पहले आ जाती थी, अब तो खैर डैम बना दिए गए हैं, पहले बाढ़ आ जाती थी। और ऐसे बाढ़ में हमारे सैनिक बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। रीजन ये है कि हम लोग यहाँ से अपने सैनिकों को वहां पे भेजेंगे और पाकिस्तान के सैनिक ऑलरेडी वहां पे अपना गढ़ बना के बैठे हुए होंगे, तो हमारी सैन्य शक्ति पूरी तरीके से फंस जाएगी। पहली चीज तो यही आपको समझनी है कि हम अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। दूसरी चीज, हम पूरे चीज को मतलब पूरे सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान की तरफ लगा देंगे, तो अभी हम चाइना से युद्ध हारे हैं, और अभी पाकिस्तान से 1961 का युद्ध चाइना से हुआ था, और 63 का युद्ध, 62 का युद्ध चाइना से हुआ था, और 65 का युद्ध इनसे हुआ था। तो ऑलरेडी हम चाइना हमारे ऊपर भी सही से हमारे संबंध नहीं है उससे, पाकिस्तान तो ऑलरेडी खसियाना बैठा है। तो अगर हम पूरी सेना को एक ही तरफ ला देंगे तो हमारा पीछे वाली जो मतलब टेरिटरी है वो कमजोर हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी को भी समझ में आए, तो उन्होंने कहा किया क्या जाए आप ये बताइए। तो फील्ड मार्शल जो थे हमारे मानिक साहब, उन्होंने कहा देखो नवंबर तक रुक जाते हैं, नवंबर में आ जाएगी सर्दी, और सर्दी में हमारे सैनिकों को लड़ना बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि जम्मू अम्मू कश्मीर, ये इधर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ हमारे सैनिक रहते हैं, गोरखा सैनिक रहते हैं, लड़ना बहुत अच्छे से आता है। और इन लोगों को गधाओं को लड़ना नहीं आता सही से, ये लोग मैदानी क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो कहा यार इंदिरा गांधी समझ में आ गए, कहते तब तक ऐसा करते हैं हम अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग दे देते हैं कि आपको लड़ाई कैसे करनी है। भाई नई जगह होगी, नई चीजें होंगी, तो उसी हिसाब से सारी चीज ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आप ही को अभी कहा जाए कि आप अमेरिका में चले जाओ, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे वहां पे, जब तक वहां की बोली भाषा, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब तुम्हें सीखने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है। और उसी बीच पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक अपनी सेना बना लिया था। हम लोगों के जैसे नवयुवक, मतलब सेना का हो, हम लोगों ने एक अपना संगठन बना लिया था जो नए खून के युवा थे। भाई किसी की महिलाओं को तुम रेप करोगे या फिर किसी के माँ बाप को मारोगे, 30 लाख लोगों को तुमने मार दिया, तो वहां के जो जवान होंगे क्या शांत बैठेंगे क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जवान मिलकर उन्होंने अपनी एक आर्मी बना दी जिसको मुक्ति वाहिनी कहा गया। क्या कहा गया? मुक्ति वाहिनी कहा गया। तो मानिक शाह ने कहा कि इन लोगों को भी हम ट्रेनिंग दे देंगे, धीरज से बुला लेंगे यहीं पे पश्चिम बंगाल के पास, और यहाँ पे उन लोगों को भी ट्रेनिंग दे देंगे, तो ये लोग भी ट्रेंड हो जाएंगे, हमारी सेना भी ट्रेंड हो जाएगी।
और वो लोग यही सोचेंगे कि बढ़िया आप सब कुछ शांत हो गया, यहाँ पे हमारा कब्जा है, वो लोग अपना आराम से बैठेंगे, अब हम इधर तैयारी कर लेंगे तो युद्ध में हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। इंदिरा गांधी को समझ में आएगा, ठीक है अच्छा चलो आप तैयारी करना चालू करो। इधर मुक्ति विद्युत को बुलाया गया, मुक्ति वाहिनी को बुलाया गया, इधर इनकी ट्रेनिंग चालू हो गई, इधर पूरी सैनिक की मतलब पूरी सेना की क्या हो गई, ट्रेनिंग चालू हो गई। अब हम लोग अक्टूबर तक पूरी तैयारी करके रेडी हो चुके थे। अब मुद्दा ये था कि हमला पहले कौन करेगा। देखो इंटरनेशनल मैटर हो जाता है ना, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है तो इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है। सबको देख भाई ये बैठा हुआ सबसे खतरनाक तो यही है, यूएसए अमेरिका, और ये आएगा, देखना कितना कमीना, ये आएगा इसको बचाने पाकिस्तान को। अभी पूरा आप देखते जाना, केवल कहानी केवल सुनते जाना। तो अब भारत वाले सोच रहे थे कि हम दाग ना लग पाए कि हमने किसी के देश के ऊपर हमला किया। पहले आज भी यही कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी देश के ऊपर अपनी तरफ से हमला नहीं किया, हमने सेल्फ डिफेंस में केवल हथियार उठाए हैं, हमने अपनी तरफ से नहीं किया। पाकिस्तान इधर सुबुकाया हुआ था कि यार हिंदुस्तान बड़ा शांत बैठा है 2-3 महीने से, कुछ ना कुछ तो उसको प्रतिक्रिया करनी ही चाहिए। उसको पता लगा कि यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर में एक स्थान है लोनेवाला। क्या है, आपने बॉर्डर 2 देखा है, वहां पे एक स्थान है जैसलमेर लोनेवाला करके कोई स्थान है, ठीक है। लोनेवाला करके स्थान है, ठीक है। उनको ये पता लगा कि वहां पर जो सैनिक है वो बहुत कम है, 120 सैनिक की बटालियन है। बॉर्डर 2 आपने अगर देखी हो, मतलब बॉर्डर देखी हो, बॉर्डर मूवी जो है, बॉर्डर 2 तो अभी आने वाली, बॉर्डर अगर आपने मूवी देखी हो तो उसको आप देखना, तो उसमें आपको पूरी चीज, उसमें 120 सैनिकों की बटालियन थी। और तो पाकिस्तान के लोगों को पता लगा कि यहाँ पे क्या है 120 लोगों की बटालियन है, तो उन्होंने कहा कि भारत पे अटैक करने का सबसे बढ़िया है, अगर हमने लोनेवाला को कब्जा लिया तो जैसलमेर हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात अपनी पूरी सैन्य शक्ति कहां पे भेज दिया, लोनेवाला की तरफ, राजस्थान में। और वहां पे केवल 120 जवानों की टोली थी, सोचो, केवल 120 जवान थे। और उधर से तोप, टैंक, एयरफोर्स, सब चीज ये लेके कहां पे चढ़ा है, लोनेवाला। अब वहां पर जो थे हमारे सैनिक, उनके पास बड़ी दुविधा है। इंदिरा गांधी को पता लगा, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करिए, फॉल बैक कर जाइए, क्योंकि फॉल बैक का मतलब समझते, पीछे हट जाइए, क्योंकि आपकी मदद के लिए हम, क्योंकि सारी सेना कहां लगा दी थी हम लोगों ने, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ। और पूर्वी पाकिस्तान से मतलब अब इधर से इधर भेजना है तो टाइम लगेगा, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएगा पूरी सेना को भेजते हुए। तो उन्होंने कहा आप लोग पीछे हट जाइए, हम अपने 120 सैनिकों की जान नहीं दे सकते। लेकिन वो सिख रेजिमेंट थे, मतलब सिख बटालियन थी वहां पे, उन्होंने कहा हम पीछे हट जाए, मरना पसंद करेंगे लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। और अचंभा की बात यह कि हम लोगों के पास ना तो टैंक थे, ना तो हमारी मदद के लिए एयरफोर्स आ सकती थी, और ना ही हमारे पास टैंक को उड़ाने के लिए कोई आरसीएल गन थी तो 1-2 आरसीएल गन थी केवल, बस। सोचो हम लोग किस स्थिति में रहे होंगे। और पाकिस्तान वाले, हमको लगता है 200 या 300 टैंक लेके चढ़ के आ रहे थे, और 3000 से 4000 सैनिक लेके आए थे, और फिर भी हार गए थे, 120 लोगों से हार गए। सोचो जरा, ये क्या कश्मीर लेंगे यार हम लोगों से, 120 सैनिक, तुम 3000 को लड़ा रहे हो तब भी नहीं कुछ हो पा रहा है तुमसे। इन्होंने क्या किया कि पूरी सैनिक रातों रात कर दिया। अब इनको ये पता था कि भारत की मदद के लिए एयरफोर्स नहीं आ सकती, क्योंकि भारत के पास जो भी लड़ाकू विमान है वो रात में युद्ध नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने चढ़ाई कर दिया। अब 120 जवानों के पास था तो कुछ नहीं, केवल 3 माइंस थे। माइंस समझते हो, माइंस, माइंस होते गोल गोल होते जिनके ऊपर टैंक चढ़ता है, आदमी नहीं, टैंक चढ़ता है तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है, आदमी का वजन कम होता है, उसमें कईयों टन का वजन चाहिए होता है, तब वो ब्लास्ट करते हैं, उनके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा करते, देखो कहीं ना कहीं हमें इन 3000 को रोकना है। भाई देखो मैन पावर उनके पास ज्यादा है, नो डाउट, अगर वो हमारी टेरिटरी पे घुसे चले हैं तो 120 सैनिकों को वो कभी चुटकियों में मसल के मार देंगे। अगर दूर की फाइट होगी, गोली बारूद से फाइट होगी, क्योंकि हमारे पास गोलियां थी, उनके पास भी गोलियां थी, तो उससे हम रात भर झेल सकते हैं। और जैसे, और पता था उनको कि जैसे ही दिन होगा तो एयरफोर्स हमारी मदद के लिए आएगी। तो उन्होंने कहा था केवल रात भर हमें इनको रोक के रखना है।
तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि ये लोग टैंक लेके इधर ना आ पाए, और टैंक नहीं आएगा तो सैनिक भी नहीं आएंगे, क्योंकि टैंक आगे चलते हैं, सैनिक उनके पीछे चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो 3 माइंस थे ना, अब जैसे मान लो ये इंडिया की बॉर्डर है, ये इधर से पाकिस्तान वाले आ रहे हैं, बीच में ये जाल लगा हुआ है, जाल लगा होते हैं बाउंड्री जिसको कहते हैं, ये भारत वाले नाक किया है और यहाँ पे 3 माइंस बिछा दिए, ठीक है। लेकिन 3 माइंस से काम नहीं चलने वाला था। खाने वाले टिफिन जानते हो, वो माइंस की तरह ये होते हैं, साथ में उन्होंने उनका बिछा दिए इधर इधर, और बीच में किसको बिछा दिया, उनका। अब पाकिस्तान वाले बकलोल टाइप के आदमी रहे, हाँ, और देखो हर देश का जो मेन मुखिया होता है सेना का, उसको पीछे रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो मर गया तो सेना का कमांड कौन करेगा। और ये लोग इतने बकलोल थे कि उसको आगे किए हुए थे, अब पहले ही टैंक में चढ़ के जा रहा था, पहला जो सबसे आगे टैंक था गया, और यहाँ पे पहले वही उड़ गया, कमांड ही उड़ गया। इनको लगा कि अरे यार भारत वालों, इंडिया वालों ने तो क्या बिछा के रखे हैं, माइंस बिछा के रखे हुए हैं, आगे हम लोग नहीं जा सकते। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इंजीनियर बुलाओ और सारे माइंस को खुदवाओ, निकलवाओ, तब हमारी सेना जाएगी। इनको लगा रात भर में तो खुद ही जाएगा। अब जैसे वहां की सैनिक, जैसे वहां के लोग, वैसे वहां के मतलब वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी वैसे ही थे, और मशीन लग गया टुन टुन करने वाली, रात भर केवल माइंस खोदन निकाल दिए, केवल माइंस खोदते रह गए रात भर। सुबह होता अरे यह तो केवल टिफिन है, उसके अंदर केवल बालू भरी हुई थी। और जैसे ही दिन हुआ वैसे ही हमारी एयरफोर्स इनको दौड़ा दौड़ा मारी थी, दौड़ा दौड़ा मारी थी, भाग गए थे छोड़ के। टैंक अभी भी वहां पे पड़े हुए हैं, लाशें तक उठा के नहीं लेके गए थे। बाद में हम लोग दरिया दिलेंगे, भैया ले जाओ, जिसके लड़के बच्चे हो, जिसका पति हो, जिसका बाप हो, ले जाओ भाई, हम लोग नहीं कहेंगे, हमने अपना बॉर्डर खोल दिया था। इतना डर गए थे कि लाशें लेने नहीं आए, मजबूरी में हमारी इंडियन आर्मी ने गड्ढा खोद के वहां गाड़ा था। आज भी आपको यकीन ना हो तो लोनेवाला में आज भी आप राजस्थान में जाइए तो फूके हुए टैंक आज भी पड़े हुए हैं, कौने का चक्का निकल गया तो कौने का थूथुन फोड़ दिया है, बहुत बुरी दर्द। दूसरा 120 सैनिक मारे थे हम लोगों, केवल कितने थे, 120 ही तो थे, 120 ने 3000 पैसा दौड़ा के मारा था कि पूछिए नहीं। तो पाकिस्तान की यहाँ पे क्या हो गई, हार हो गई, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर हो गया। अब इंदिरा गांधी को लगा कि देखो पहले हमला किसने किया हमारे ऊपर, पाकिस्तान ने, इसी ने तो चढ़ाए थे लोनेवाला में। इंदिरा गांधी को मिल गया मौका कि अब हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं रहा है, क्योंकि हमला पहले किसने किया है, पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि मुक्ति वाहिनी तुम घुसो इधर से, अब इनको दौड़ा दौड़ा मारना चालू करो, क्योंकि देखो सैनिक यहां से यहां तो आ नहीं सकते, बीच में भारत पड़ रहा है, इनके पास चारा क्या था, पानी के माध्यम से इधर से इधर को आना। और हमारा एक विक्रांत था, विक्रांत क्या होता है, युद्धपोत होता है, जानते हो युद्धपोत समझते हो, युद्धपोत न करके आप मतलब उसको एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं, एयरक्राफ्ट समझते हो, मतलब वो इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर पूरा एक एयरपोर्ट बिछा होता है, उसी में जहाजें उतरती हैं और उसी से टेक ऑफ करती हैं, उतरती हैं और उड़ती हैं। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में? विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत था हमारे पास, INS विक्रांत, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया जानते हो, बंगाल की खाड़ी पे खड़ा कर दिया कि जौन भी पाकिस्तान से इधर से निकल के आओ खत्म का ही टोरेगा है, बस तुम्हारा काम कुछ नहीं है, बाकी व्यवस्था उधर मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी बढ़िया व्यवस्था कर रही है, तुमको इधर से मदद पहुंचने नहीं देना है। विक्रांत ने कहा ठीक है, चिंता ना करो तुम, एक परिंदा अगर पाकिस्तान का इधर से उधर चला जाए तो बोलना हमसे। विक्रांत का कमांडर बोला। अब इंडियन आर्मी कोई भागियो काम हुआ, या कहती भी इंडिया है, या कहती भी इंडिया है, ऊपर भी इंडिया है और एक तरफ पानी है, जिमा विक्रांत खड़ा है, जाओगे तो जाओगे कहां तुम। वह भीषण दौड़ा दौड़ा मारा तेन, या भीषण दौड़ा दौड़ा मारा तेन कि पूछो ना। अब इधर पाकिस्तान वाले चुल किया, हमारे सैनिक फंसे पड़े हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करते कुछ ना कुछ तो करें हम। और जो भी छोटे मोटे जहाज यहाँ से जाते थे विक्रांत मार के गिरा देता था, विक्रांत दो तरफा काम करता था, यहाँ से आने वाले को भी मार के गिराता था, और कभी कभी ऐसा कर देता था यार, विक्रांत के जो है पायलट बोलते थे कि हमको आज जहाज उड़ाने का मन है, तो आज कमांडर बोलते तो उड़ा के और ढाका में बम गिरा दो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कभी कभी उड़ के लोग कहा
एयरफोर्स से ही क्या कर देते थे, बम हम गिरा देते थे। तो जो यहाँ पे जो सैनिक थे ना, 92,000 या 94,000 सैनिक थे, ये बिल्कुल दुबक के बैठे हुए थे कि कब ना हमारे ऊपर कोई सैनिक आके मारे या ऊपर से कोई तोप का गोला गिरे। इतना डर चुके थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, 92 या 94,000, शायद 92,000 थे, इतने सैनिकों ने क्या किया था, सिलेंडर किया था। हम लोगों ने 120 नहीं सिलेंडर किए थे, ये 94,000 सिलेंडर कर दिए थे। 94,000 मतलब 8,000 कम नहीं, 1 लाख, इतने सिलेंडर कर दिए थे। सैनिक ऐसे हैं पाकिस्तान के सैनिक, आप समझ सकते हो। तो पाकिस्तान की चुल्ले सवार थी। पाकिस्तान को एक चीज समझ में, अरे यार, हमारे पास तो अमेरिका का दिया हुआ एक पनडुब्बी है जो विक्रांत को मार के गिरा सकती है, और नो डाउट वो विक्रांत को मार के भी गिरा सकती थी। उसके पास पावर था, उसके पास ऐसे इक्विपमेंट थे कि वो गिरा सकती थी। उसका नाम था पीएनएस उसका नाम था पीएनएस गाजी नाम था। क्या नाम था? पीएनएस गाजी। ये पनडुब्बी थी। क्या थी? पनडुब्बी। पनडुब्बी समझते हो ना, पानी के अंदर जो चलती है, नहीं समझते? पनडुब्बी पानी के अंदर चलने वाला उपकरण, वो यहां से निकला। अब ये इतने बकलोल हैं कि तुम जब भेज रहे हो, सीक्रेट मिशन है तुम्हारा भाई, अगर ऐसे जाओगे तो बल मार के गिरा दोगे क्या विक्रांत को? ऐसे हल्का है क्या वो? चुपचाप जाओ, पानी के नीचे नीचे वहां से मारो तो गिरा भी सकते हो। ये लोग हो हल्ला मचा के जा रहे ना इनसे ऐसे। और केरल के पास जाऊं है, अब बकलोल टाइप के हैं पाकिस्तान वाले। यार तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुम्हें सारी व्यवस्था पहले से करके चलनी चाहिए थी। लाई के तो चल दी नो, हेन जाके कहा तो हेलो हेलो हेलो, वो एक लुब्रिकेंट समझते हो ना, एक तेल होता है जो वो केवल तेल किसमें पड़ता है आपका? पनडुब्बियों में ही पड़ता है। वह है हेन खड़े होइए, फोन से मंगा रहे हैं, कह रहे तो वो लुब्रिकेंट भिजवा दो, तनिक गाड़ी गवा है। और इधर से पड़ रहा था केरल पास में ही, फ्रीक्वेंसी ट्रेस कर लिए, सारी बातें सुन लिया। तो भारत वालों को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वही पीएनएस गाजी बची हुई है। अगर ये खत्म, पाकिस्तान पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि पीएनएस गाजी निकल चुकी है और ये सीधा सीधा विक्रांत को मारेगी, उसका और कोई टारगेट नहीं होगा। क्योंकि अगर यहां से विक्रांत हटेगा तो यहाँ की पूरी और सैन्य शक्ति कहां पे पहुंच जाएगी? बांग्लादेश में। फिर युद्ध लंबा खिंच जाएगा। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ये दोनों देशों का युद्ध, दोनों देशों का ना होकर ओवरऑल ग्लोबल युद्ध होने जा रहा था। क्योंकि इसमें अभी यूएसए भी शामिल होगा और अमेरिका भी शामिल होगा, सब शामिल होंगे अभी। मतलब रूस भी शामिल होगा और अमेरिका भी शामिल होगा, इधर ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी सब शामिल होंगे। देखते जाना, अभी आप सुनते जाओ बस केवल। इन्होंने क्या किया कि पीएनएस गाजी को यहाँ पे भेजा, यहाँ से खड़े होकर लुब्रिकेंट मांग रहा था, केरल वालों ने पकड़ लिया। अब केरल वाले पकड़ लिए, तुरंत इंदिरा गांधी को खबर किया। ऐसा कि इंदिरा गांधी ने कहा सबसे पहले विक्रांत को क्या करो, उसको साइड करो सबसे पहले। अगर वो खत्म तो हमारे देश का मनोबल, हमारे देश के सैनिकों का मनोबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सबसे पहले उसको साइड करो। तो उसको छुपाया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब कहाँ छुपाया गया था ये अभी तक नहीं उजागर किया, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां का पता मतलब केवल इंडियन आर्मी के पास ही है और सबके पास वो चीज नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले युद्ध में भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, हमको भी नहीं पता है वो, मतलब वो बताया ही नहीं कि हम कहाँ छुपाए, बस इतना मानो कि अंडमान निकोबार में कहीं पे उसको छुपा दिया था। ठीक है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक और युद्धपोत खड़ा था हमारा, जो पीएनएस गाजी को मार के गिरा सकता था। इसको मारने की क्षमता किसके पास थी? विशाखापट्टनम में खड़े हुए एक युद्धपोत में थी। लेकिन कंडीशन ये थी कि वो रिपेयरिंग में था, मतलब वो उसमें थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी उसके इंजन में, तो उसको क्या कर रहे थे? रिपेयर कर रहे थे। तो अब भारत के पास बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई कि ये पीएनएस गाजी, और ये उतनी समय की उन्नत पनडुब्बी थी। क्या थी? उन्नत पनडुब्बी थी, बहुत ज्यादा। मतलब आप, मैं क्या बताऊं, मतलब इसमें हर एक वो चीज उपलब्ध थी जो 1971 में इन्वेंट हो चुकी थी। तो भारत के लिए बड़ी टेंशन कि इसको मार के गिराया कैसे जाए। जो हमारा युद्धपोत था जो पीएनएस गाजी को मार सकता था, वो तो बीमार है, उसकी तो रिपेयरिंग चल रही है। तो भारत वाले भी ना थोड़ा सा खुराफाती टाइप के, हम लोग जुगाड़ लगाना बहुत अच्छे जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? चप्पल टूट जाएगा तो उसको सिल के काम चला लेते हैं कि नहीं चला लेते हैं। गांव में जाना, उसमें लकड़ी नीचे खोद दें तो चला ले, महीना 2 महीना चल जाते हैं वहां चप्पल, जब चप्पल टूट जाते हैं। हम लोग दिमाग लगा ऐसा करते हैं। पाकिस्तान वाले बकलोल तो वही है, जब वो केरल के पास खड़े हुए लुब्रिकेंट मांग सकते हैं तो बकलोल ना कहा जाए उनका, और क्या कहा जाए? तू ही बताओ। बकलोल तो है ही है वो। ऐसा करते हैं,
ऐसा कह देते, अफवाह फैला देते कि विक्रांत विशाखापट्टनम में आ रहा है, क्योंकि पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम लेके आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि वहीं पे हमारा युद्धपोत खड़ा था। ठीक है, तो हमें क्या था कि हम कहीं ना कहीं से पीएनएस गाजी को कहां पे लेके आए, विशाखापट्टनम में। तो हमने एक अफवाह फैला दी। क्या फैला दिया? कि विक्रांत हमारा कहां पे आ रहा है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, अब हमने विक्रांत को छुपाया कहां पे था, हमने विक्रांत को छुपाया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जासूस घूम रहे थे, पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के जासूस कहां पे घूम रहे थे, इंडिया में घूम रहे थे, आंध्र प्रदेश में। उन्होंने तुरंत चट फोन लगाया, कह दिया अरे विक्रांत जो है कहां पे आ रहा है, विशाखापट्टनम में। पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम फेंको, यहीं पे यहीं पे इसको मार के गिरा देते हैं। पाकिस्तान के पास दिमाग की कमी तो है ही है उनके पास। कई दिन ठीक है, बिना कुछ सोचते समझे गाजी को भेजो सीधा विशाखापट्टनम। अब वो गाजी कहां पे बढ़ रही थी, विशाखापट्टनम में, धीरे धीरे। अब विशाखापट्टनम में इनकी मौत खड़ी हुई थी, किसकी, गाजी की। अब भारत वाले ने क्या किया कि अफवाह फैलाने के बाद एक अंदर ही अंदर सबसे अनाउंस कर दिया कि जो युद्धपोत बीमार था, मतलब जिसकी रिपेयरिंग चले, उसके पास कोई नहीं जाएगा, 2 दिन 3 दिन कोई नहीं जाएगा। क्योंकि भाई उसको तो पता है भाई, वो तो बीमार है ना, तो उसका इंजन चल रहा है ना, तो हमारे पास रेडार है, कुछ भी नहीं है। हमें केवल ये है कि हलचल दिखेगी तो हम उसको मार के गिरा देंगे। तो वहां पे कोई नहीं गया। अब ये लोग 2 दिन इंतजार करते रहे, धीरे धीरे पीएनएस गाजी नीचे नीचे पहुंच, विशाखापट्टनम पहुंच गई, और युद्धपोत को पता लग गया कि क्या कोई ना कोई नीचे हलचल है। उन्होंने क्या किया, अपने टॉर्पीडो नीचे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद देखा 15 मिनट तक कोई हलचल ना आई। 2 ही टॉर्पीडोज थे, क्योंकि बीमार चल रहा था, 2 ही एक्टिव थे, दोनों को उसने छोड़ दिया। भारत वाले टेंशन में, यार 15 मिनट हो गए, कुछ खबर ही नहीं है। थोड़ी देर में 15 मिनट के बाद इतना तेज ब्लास्ट हुआ समुद्र के नीचे से कि पानी काफी ऊपर तक आ गया। बाद में जब इसकी जांच की गई तो पता यह लगा कि जब वो टारपीड छोड़े गए थे नीचे, तो वो उन्हीं चैम्बर पे हिट किए थे जहां पे पीएनएस गाजी के हथियार रखे हुए थे। तो हमारे हथियार से कुछ नहीं हुआ था, उनके खुद के हथियार भड़क गिरा, अपने आप भड़क गए। फिर धीरे धीरे सबको ऐसे से पकड़ पकड़ ला वगैरह धर दिया करा। पाकिस्तान से कहा करा फिर ले जाओ नहीं, हमारे यहाँ चील कौवों की कमी नहीं है, खिला देंगे हम लोग, बढ़िया, उन्हीं का पेट भर जाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो चुका था, उसकी आखिरी उम्मीद पीएनएस गाजी थी, वो भी खत्म हो गई। अब क्या करे पीएनएस, अब पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान ने अब हाथ पैर किसके सामने जोड़े, अमेरिका के पास। कहा कि भैया अब तुम ही बचा सकते हो, पाकि इंडिया वाले बहुत बुरी तरीके से हमें धो रहे हैं। अरे भैया हम है ना तुम्हारे अब्बा, हमारे अभी 7वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा समझते हो, विक्रांत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा बड़ा जहाज, ज्यादा बड़ा जहाज, और वो अकेले नहीं आ रहा था, उसके साथ 15-20 जहाज छोटे छोटे आ रहे थे, युद्धपोत जो युद्ध में लड़ाई करते हैं, जो हर तरीके से हथियार से लैस थे, उसमें परमाणु बम था, सब कुछ था। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा और उसने चल दिया। और यहां तक आते आते इसने ब्रिटेन को बुला लिया, फ्रांस को बुला लिया, वहां के जहाज भी साथ में, 3 देश चल दिए, किसको मारने, अकेले विक्रांत को मारने। इंदिरा गांधी टेंशन में आ गई कि यार अब क्या करें, अब विक्रांत जाहिर सी बात है अब मारा जाता, क्योंकि भाई अमेरिका के सामने कहा हम लोग आज भी अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, आज भी हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं कि हम लोग अपना युद्धपोत या अपना कुछ बना ले। तो अब इंदिरा गांधी के पास दिमाग था, उन्होंने कहा अब क्या करें, पूरे मैप को गौर से देखा और रशिया की याद आई, कहा अरे इसकी एक बार हमने जान बचाई थी। कब बचाया था याद है आप लोगों को, हम्बनटोटा, कहां पे, श्रीलंका पे, लिट्टे, ध्यान है, राजीव गांधी वाली सिस्टम, कुछ याद आया आपको। कहा था कि देखो उतनी समय हमने आपकी मदद किया था, आज आपको करना। अरे रूस कहा था हम है ना, बस हम अपना 40वां बेड़ा भेजेंगे, वो 7वां भेजा, हम 40वां भेजेंगे। अरे गजब, ये पनडुब्बी न लेके आ रहा है, इधर से रूस भेज दिए पूरा, मलक्का संधि से होते हुए ये इधर आके खड़ा होगा। रूस के जितने भी 40वां बेड़ा था पूरा खड़ा हो गया यहाँ पे, और इंडिया से कह दिया मारना, एक मारना होता है, एक सुझा के मारना होता है, कहा सुझा के मारना चालू करो, बेहतरीन तरीके से मारो इनको, और तुम्हें गारंटी है कि यहां से कोई अन्य देश आप इसकी सहायता के लिए नहीं आ पाएगा। अब भारत वाले का वो मौका मिल गया, बेझड़ मार अब चालू कर दिए।
बेइम्तिहान। और इधर अमेरिका आके यहाँ से खड़ा होके कह रहा है वापस चले जाओ। रूस वाले से कहा था वापस चले जाओ, नहीं हम परमाणु बम लेके आए हुए, हम दाग देंगे आपके ऊपर। तो उधर से क्या मतलब रूस वाले क्या कहते हैं, कहते हैं देखो जब हम लोग चले थे ना तो हम लोग गिने नहीं थे कि परमाणु बम कितने, लेकिन 200-300 ही होंगे हमारे पास, 200-300 परमाणु बम हम भी लाद के चले थे, और एक में तुम्हारा काम हो जाएगा। और ना विश्वास हो तो आगे आके दिखाओ। अब वहीं से अमेरिका वाले खड़े हुए के इनका क्या दे रहे हैं, चले जाओ वापस, नहीं बहुत बुरा होगा, एकदम खूब हौका मौक लगा रहा है यही जगह से। आगे नहीं आ रहे थे, जानते थे कि रूस के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत तगड़ा है। आज भी हम लोग S-400 किससे खरीदे, रूस से ही खरीदे। एयर डिफेंस सिस्टम जानते हो कि कोई मिसाइल अगर हमारे ऊपर आ रही है तो यहाँ से एक मिसाइल जाके उसको क्या कर दे, हिट कर दे कि हमारे नीचे जो लोग रहे या फिर जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमारा क्या था, रूस जो है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया था। कह रहा था अगर 100 किलोमीटर के अंदर आ गए तुम, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं हो, मिसाइल अपने आप फायर हो जाएंगे, हम कुछ करेंगे भी नहीं तब भी फायर हो जाएंगे। तो इसलिए 100 किलोमीटर के अंदर मत आना। हमने एक बार आपको बता दिया, बाद में मत कहना कि नहीं बताया। रूस 2-3 दिन 4 दिन मतलब अमेरिका 4 दिन लगा रहा, जब जान गया कि रूस जो है नहीं हटेगा तो अपना जो है वापस चला गया। और देखो कहते जूता फुला के मारना किसको कहते हो, जो विक्रांत था ना वो हमने किससे खरीदा था, ब्रिटेन से खरीदा था। तो धर पूरे रास्ते अमेरिका ब्रिटेन को गरिया रहा था, तुमको इंडिया ही मिला था बेचने के लिए, और अपने देश का नहीं बेच सकते रहो, तुम्हारा ही दिया हुआ पूरे उधर मारपीट कर रहा है। इधर जो है पाकिस्तान समझ गया था कि भाई अब अमेरिका भी गया, रूस भी गया, फ्रांस भी गया, मतलब अब हमारी सहायता के लिए कोई, अब हमें सिलेंडर करना ही पड़ेगा। और ये जो हमारे जो सेना थी उसने साफ ये कहा था कि अगर सिलेंडर करना है तो करो, नहीं तो मौत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। तो 52,000 सैनिकों ने इनमें क्या किया था, सिलेंडर किया था। 52,000 सैनिक सिलेंडर कर दिए। हमने इनको क्या किया था, अलग देश की मान्यता पाकिस्तान ने दिया, और तभी से ये हमारा क्या बन गया, एक नया देश 1971 में बन गया, जिसका नाम था हमारा, क्या नाम था, पाकिस्तान नाम था। ठीक है, ये थी यहाँ की कंडीशन 1971। बांग्लादेश की बनने की पूरी गाथा आपको समझ में आई कि पाकिस्तान बना क्यों, कैसे बना, कितनी लड़ाइयां हुई। और इंदिरा गांधी भी जानती थी कि मुझे इस लड़ाई को ज्यादा दिन खींचना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की तरफ भी जा रहा था। भाई इधर रूस खड़ा हो गया था, इधर अमेरिका खड़ा हो गया था। अब सोचो दोनों में से कोई भी एक तो कंकड़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे फेंक देता, ना बड़ी मिसाइल मारता, छोटी सी एक तो गोली फायर कर देता, तो ये वाला जो युद्ध है ना ये पीछे हो जाता, रूस और अमेरिका की युद्ध आगे हो जाता, पूरी दुनिया इन दोनों देशों के बीच में पिस जाती। तो इंदिरा गांधी को चीज तो उन्होंने कहा था मेजर से कि जितना जल्दी हो सके इनको सिलेंडर करवाओ, तुम्हें जो चाहिए ले लो, हमसे जो चाहिए, तुम सैन्य शक्ति हथियार जो चाहिए सब चीजें ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको 2-3 दिन के अंदर इस युद्ध को खत्म करो, तुरंत सिलेंडर करवाओ। तेज किया हमला, मुक्ति वाहिनी इधर मार रही है, इंडियन आर्मी इधर मार रही है, पैरा एफएस कमांडो को उतार दिया हम लोगों ने, मतलब कुल मिला के इतना दहशत में। और जो वहां बांग्लादेश के जो पश्चिम बंगाल का, ये बांग्लादेश का जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ का जो राज्यपाल था ना उसको इंडियन आर्मी चाय पे बुलाई बाहर, कहा इधर आओ तुम्हें चाय पिलाए, और ऊपर से गिरा दी बम। कहा सोचो अगर तुम अंदर होते तो क्या होता तुम्हारा, डर गवा हो गए, बीबी बच्चा अगर यहाँ लगेगा तो सिलेंडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पीछे हम भी मरेंगे। बेमतलब को बेचारा कहा भैया हो गया, हम सिलेंडर कर रहे हैं, हम और हमारे सैनिक सिलेंडर कर रहे हैं, हमारी जान बख्श दो, हम जो है आजाद कर दे रहे हैं पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को, और ये लोग अपना नया देश बना ले। और फिर ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, इन्होंने ये प्रधानमंत्री बने और एक नए देश की, एक नए युग की, कहो बांग्लादेश के लोगों के लिए एक तो एक नया युग ही था, एक नए युग की, एक नए देश की रचना किया, और ये एक ऐतिहासिक युद्ध बन गया। और इसका मेन श्रेय किसको जाता है, इंडिया को जाता है, क्योंकि सारी किया करामात किसका था, इंडिया का। सोचो जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बीच में किसको आना पड़ता है, पापा को। तो पापा हैं हम लोग इन दोनों के। आज भी कभी कभी शेख हसीना जो है जुल्फों वाली अपना कुछ रंग दिखा जाती है, जो चाइना की ओर बोलने लगती है, भूल जाती है 1971 में कि आपको बनाने का श्रेय भी हमारा ही है। पाकिस्तान वाले बेचारे, ये तो अभी बच्चा ही कुछ दिन बाद ही हमारी गोद में ही आके गिरेगा, इसकी इकोनॉमी चौपट हो चुकी है, यहाँ पे सैनिक का तख्ता पलट होता ही रहता है, मतलब इसके यहाँ कोई चीज ढंग की नहीं पड़ रही है। अभी जहां हम लोग कश्मीर लिए पा गए, अभी हम 2-3-4 साल में कश्मीर ले लेंगे, 5 साल में कश्मीर हमारा होगा पूरा, जितना पाकिस्तान ने लिया है।
फिर हम ये पूरा धीरे धीरे चाइना से भी हथियार लेंगे, फिर बारी आएगी पाकिस्तान की, इसको भी, मतलब कुल मिला के एक ना एक दिन हम अखंड भारत बना लेंगे अपना। हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक अखंड भारत। रीजन ये है कि बिना माँ बाप के बच्चे कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, आना तो उनके पास ही है। ठीक है, तो 1971 का युद्ध आपको समझ में आया। आई होप कुछ एक दो चीजें गलत भी हुई होंगी तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आज की क्लास को फिर यही खत्म करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा आपको। मुझे मेरे हिसाब से एक दो चीजें मेरे गड़बड़ हो गई थी तो आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए, बाकी बात